Hello, everyone. I hope you all are doing well. This episode of Tejpur Buzz is particularly special because I'm being joined by one of the leading oncologists and cancer researchers, Dr. Venkata Sir, head of the Department of Medical Oncology, Tejpur Cancer Center, Assam Cancer Care Foundation. Welcome, sir. Welcome to Tejpur Buzz. Thank you for giving us your time. You had such a busy schedule. We understand that. Thank you for coming to our platform. My pleasure. So in this session, we'll be talking a lot about one of the most toughest disease that we come across, right, sir? But before I jump into all my questions, I would like to know that आपको क्या inspiration मिला? कौन सा inspiration से you chose to research on cancer, sir? Anisha, so this is a relatively tougher question to answer. So during our time in around 2010, medical oncology is not the most sought after branch. ऐसा होता था कि उस समय में कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, these are the most sought after branches. And oncology में एक basic nihilism होता था कि उस ब्रांच में तो majority of patients death हो जाता है, तो why should we take super specialty? तो उस चीज़ के लिए बहुत ही दिक्कत होता था. बट फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स ऑन्कोलॉजी का शेप टर्न हो गया था. वो इस ब्रांच ऐसा हो गया कि हर एक महीना में एक नया ड्रग आता था which used to increase the survival of the patient. एक्सपेरिमेंट हो रहा था बहुत. एंड आप देखा तो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन्कोलॉजी में होता है. अभी भी लगभग 60% ऑफ ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स, मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होता था. तो उस समय में ऑन्कोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो जनरल मेडिसिन का बहुत करीब ब्रांच है. और उसमें जेनेटिक्स, डीएनए, अदर एस्पेक्ट्स बहुत ही डीपर लेवल में स्टडी किया जाता है. So because of interest in genetics, I sought this branch. Wonderful. So that's an inspiration for all the upcoming doctors as well, I feel. Sir, हम जानते हैं कि 4th February को हम World Cancer Day celebrate करते हैं. I would like to know and also let my viewers know कि क्यों 4th February ही World Cancer Day celebrate किया जाता है. So 4th February, there's a organization called as Union International for Cancer Control, USCC. ये USCC पूरा दुनिया का कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करता है. जैसे बहुत सारा जगह में कैंसर के बारे में पता नहीं चलता है. जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से आप मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में, एशिया में कुछ स्पेसिफिक एरियाज में भी बहुत अच्छा फोकस करता है. तो इसका मेन मकसद ये था कि कैंसर डे सेलिब्रेट करने से बहुत लोगों को पता चलेगा, डिस्कशन होगा कैंसर के बारे में, कैंसर प्रिवेंशन के बारे में, कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में, why they should seek a professional advice, and कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाना है, जो एक डर है लोगों के मन में. तो कैंसर के बारे में डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए कैंसर डे मनाया जाता है. इसका मेन थीम है क्लोजिंग द कैंसर केयर गैप. इसका मतलब है कि बहुत लोगों को कैंसर डायग्नोज होता है, कहाँ जाना है नहीं पता होता है. बहुत लोगों को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेता है लेकिन सही है नहीं पता होता है. लेने के बाद भी आगे क्या होगा, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है. बीमारी वापस आएगा क्या, ये साइकोलॉजिकल एंजाइटी होता है. इस सब चीज़ों को लेके जो गैप्स होता है, उस गैप्स को क्लोज करने के लिए ये थीम लेके गया है कि यूएससीसी ने लेके आया था. इसको बोलते हैं क्लोज द कैंसर गैप. ओके सर. सो सर, सिंस इतने साल से यू हैव बीन इनटू दिस फील्ड सर, सो व्हिच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर दैट यू हैव कम अक्रॉस टिल नाउ? सो ये अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग कैंसर्स कॉमन है. अब पूरा दुनिया में देखा तो 2020 के पहले तक लंग कैंसर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन था, एंड उसी के वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते थे कैंसर करना. बट उसके बाद ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अक्रॉस द ग्लोब. अब इंडिया में देखा तो सपोज हम मर्दों में देखते हैं, इन मेन मोस्ट कॉमन कैंसर इज लिप एंड ओरल कैविटी. फेस में जो होता है ओरल कैंसर, ओरल कैंसर. ओके. एंड वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन. So what is the scenario of Assam right now? तो असम में भी सिमिलर ट्रेंड है. बट आप देखा तो हमारे असम में कैंसर किस तरह का ज़्यादा हो रहा है ये पता करने के लिए देयर आर 3 मेजर कैंसर रजिस्ट्रीज, सिलचर, डिब्रूगढ़ एंड कामरूप अर्बन मेट्रो. ओके. तो इसके हिसाब से भी मोस्ट कॉमन कैंसर इज हेड एंड नेक कैंसर. हेड एंड नेक कैंसर मीन्स? हेड एंड नेक कैंसर का मतलब है कि मुंह में जो कैंसर होता है, ओरल कैविटी इनसाइड द माउथ. तो ये तंबाकू रिलेटेड कैंसर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है.
एंड वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंड एक जो बाकी जगह पे अनकॉमन है और नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली कॉमन है वो गॉल ब्लैडर कैंसर है। ओके, सो कुछ स्पेसिफिक कारण उसके लिए? उसके लिए कई सारा रिसर्च हो रहा था। इनफैक्ट आप देखा तो साउथ इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ही कम है एंड वेस्टर्न पार्ट में भी बहुत ही कम है, बट आप नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखा तो ये जो गैंगेस रिवर बेल्ट है और ब्रह्मपुत्र रिवर बेल्ट है, इस एरियाज में गॉल ब्लैडर का हाईएस्ट इंसिडेंस है। इनफैक्ट इज इट ड्यू टू द वाटर कंपोजिशन और so समथिंग? there are so many hypotheses, but अभी तक ये नहीं पता चला कि conclusive evidence ये किसके लिए होता है। But one of the known risk factor is gallstones. In fact आप देखा तो पूरा दुनिया में सबसे हाईएस्ट गॉल ब्लैडर इंसिडेंस होता है चाइल्ड में, जो साउथ अमेरिका है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द मोस्ट कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। So it's a big issue, I think. बिग इशू। एंड इसका ऊपर बहुत सारा रिसर्च इसलिए नहीं होता है बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट अमेरिका और यूरोप का ये प्रॉब्लम नहीं है, और जो उनका प्रॉब्लम नहीं है वो लोग इसके लिए स्पेसिफिकली रिसर्च नहीं करते। रिसर्च नहीं करते। जी सर, बिल्कुल। एंड सर, इफ यू टॉक अबाउट द लेसर नोन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, वो क्या हो सकता है सर? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट। जैसे आप गॉल ब्लैडर का यूएस में बात करते हैं तो दैट इज अ लेसर इंसिडेंट कैंसर, बट यह मोस्ट कॉमन है। असम में इसोफेगस, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट कैंसर्स ये बहुत ही कॉमन है। तो थोड़ा लेसर इंसिडेंस का फॉर्म बात किया तो प्रोस्टेट कैंसर्स, देयर आर सम वेरिएंट्स कॉल्ड न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर्स, ये सब थोड़ा रेयर टाइप ऑफ कैंसर्स में आता है। और रेयर कैंसर्स का मेन प्रॉब्लम है कि इसको ट्रीट करने के लिए स्पेसिफिक सेटअप गाइडलाइंस नहीं होता है। अच्छा। तो उसके लिए क्लिनिशियन का डिस्क्रिप्शन से ट्यूमर बोर्ड, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, ताकि 2-3 डॉक्टर्स बैठ के डिस्कस करके इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। तो जो ट्यूमर बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑन्कोलॉजी, इसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर बोर्ड मतलब एक ऐसा डिस्कशन है जो अलग अलग ब्रांचेस ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ के, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और पेशेंट के लिए एक बढ़िया सा प्लान बनाता है कि इनको कैसे परफेक्टली ट्रीट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में देखा तो ट्यूमर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है पेशेंट के लिए। ओके सर। सर, सिंस यू सेड कि 2010 से बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कैंसर फील्ड में, so there has been a number of innovations that have come up. So sir, can you just quickly brief us कि क्या recent trends आए हैं in cancer treatment? This is an essay question for me. आप देखा तो हर महीने में कोई ना कोई डेवलपमेंट होता रहता है ऑन्कोलॉजी में, इसलिए उसको फेस को एक ऑन्कोलॉजिस्ट पिक करने के लिए बहुत सारा डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बहुत सारा इंटरनेशनल नेशनल सिम्पोजिया होता है, उसमें ये डेवलपमेंट डिस्कस किया जाता है। बट अब हम डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया तो 2 तरह का चीज़ के बारे में स्पेशली बात कर सकते हैं। एक डायग्नोस्टिक्स पार्ट्स में, कैंसर का डायग्नोसिस में, उसका कैंसर का अंडरस्टैंडिंग में हमारा डेवलपमेंट्स क्या है लास्ट डिकेड में, एंड सेकंड है ट्रीटमेंट के बाद। तो डायग्नोसिस में पहले होता था कि जब बायोप्सी करते हैं उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आता है दैट इज द फाइनल डायग्नोसिस, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता था कि इस पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, या सर्जरी होता है, क्या होता है। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट डेवलपमेंट ये था कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कई सारे बिलियंस ऑफ सेल्स है, ऐसे ही कैंसर में भी जो कैंसर सेल होता है उसके अंदर डीएनए होता है। अच्छा। नॉर्मल सेल जैसा ही। So वो डिवीजन कर सकता है। जी। तो उस डीएनए थोड़ा हमारा नॉर्मल डीएनए से अलग होता है, जिसकी वजह से कैंसर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कैंसर सेल्स आर नथिंग बट हमारा ओन सेल्स ही है। हमारा ओन सेल्स जो हमारा कंट्रोल का बाहर है उसी को हम कैंसर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक अच्छा सा सोसाइटी से जहाँ सब लोग अपना अपना काम करता है, अपना फैमिली के साथ अच्छे से रहते हैं, बट धीरे धीरे उसमें कुछ लोगों का सोच बदला, वहाँ ड्रग्स आया, वहाँ टेररिज्म बढ़ गया और राउडीज़म बढ़ गया, तो एक तरह का अशांति फैल गया। अभी वो लोग अलग नहीं है, हमारा ही लोग हैं, हमारे साथ ही रह रहे हैं, बट उनका सोच अलग है। सेम कैंसर सेल भी वो शुरू होता है हमारा ओन सेल से, बट उसमें डीएनए में कुछ तरह का म्यूटेशंस होता है
जिसके वजह से वो शरीर का कंट्रोल के बाहर में आ जाता है और अपना हिसाब से बिहेव करता है, अपने हिसाब से रेप्लिकेट होता है। हमारे बॉडी में सबका रूल्स रेगुलेशन होता है जो डीएनए हमारा डिटरमिन करता है। हमारा ब्रेन इतना साइज होना चाहिए, लिवर इतना शेप में होना चाहिए, इतना सेल्स होना चाहिए, लंग्स ऐसा करना चाहिए। बट जब ये म्यूटेशंस हो जाता है डीएनए में, तब ये सेल्स अपना कंट्रोल के, बॉडी का कंट्रोल पे बाहर आके अपने हिसाब से बढ़ना शुरू होता है, जिससे हमारा शरीर का जो रिसोर्सेस है वो अनयूजुअली यूटिलाइज होता है। जिसके वजह से आप देख सकते हैं कैंसर पेशेंट्स बहुत ही पतला हो जाता है, बिकॉज फिर भी कैंसर ग्रो होता है, बिकॉज बाकी बॉडी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट। तो अभी क्या हुआ, लास्ट डिकेड में वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंसर। कैसे है कि उस कैंसर सेल के अंदर जो डीएनए है वो दिखने के लिए बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, बट उसका डीएनए आप एक्सपैंड किया तो वो कई मीटर्स तक आ जाता है। तो उसको डीएनए को पार्ट 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 पढ़ाया जाता है, व्हिच कॉल्ड सीक्वेंसिंग। अच्छा, रीडिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। तो पहले जो सीक्वेंसिंग होता था दैट यूज्ड टू टेक फ्यू मंथ्स। अभी देयर इज ए न्यू मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, इट्स कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ओके, जिससे हमको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में, इस पर्टिकुलर कैंसर में किस तरह का म्यूटेशन है। अच्छा, एंड इसमें ऐसा कुछ म्यूटेशंस होता है जो पॉजिटिव होने से, जो पकड़ में आने से उसको हम कुछ तरह का टैबलेट्स दे सकते हैं, कुछ तरह का इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, तो टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं। वो म्यूटेशन को बंद म्यूटेशन को जिस म्यूटेशन से ये बढ़ रहा है उस म्यूटेशन को बंद करने के लिए, तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। दिस इज हाईली रिवोल्यूशनरी इन कैंसर डायग्नोसिस। सो एक लाइट रे ऑफ लाइट जैसा है कैंसर पेशेंट्स के लिए ये। सर आप अगर बायोप्सी की बात किए ही है तो आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि बहुत ऐसे हमको सुनने को मिलता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, दे डोंट वांट टू गो फॉर बायोप्सी। सर हाउ ट्रू इज दिस सेंटेंस? दिस इज वेरी मच ट्रू एंड सैडली बायोप्सी के बारे में जो कभी कैंसर के बारे में सुना भी नहीं है, कैंसर के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, फिर भी वो भी सलाह देता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। एंड ये सुन के कई बार ऐसा सिचुएशंस आता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हम नहीं कर पाते। आई विल गिव टू एग्जांपल्स। एक हमारे सोनितपुर से एक पेशेंट था जो चेन्नई में गया था और सब कुछ स्कैन्स किया था, उनको लंग कैंसर था जो ब्रेन में भी फैल गया। नेक्स्ट डे बायोप्सी होना था, कोई फैमिली मेंबर बताया कि बायोप्सी करने से आपका बीमारी फैल जाएगा। अच्छा, तो वो बिना करके यहाँ आ गया था और 6 महीने में इनका बीमारी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। विदाउट बायोप्सी देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। तो पेशेंट अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, उस स्थिति में आया था बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज टू बोन्स, सीवियर पेन में। तो यहाँ आने के बाद उनको बायोप्सी कन्विंस करके कराया था और उसी में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग किया था। अच्छा, तो नॉर्मल एक लेमन के लिए लंग कैंसर एक डिसीज है। लंग कैंसर मतलब लंग कैंसर, लेकिन एक फॉर ट्रीटिंग फिजिशियन, फॉर ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, लंग कैंसर इज सेवरल डिफरेंट टाइप्स, नियरली 12 टाइप्स, और 12 टाइप्स का ट्रीटमेंट अलग है। तो इस औरत को हमने जब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था तो देयर इज ए म्यूटेशन कॉल्ड ALK म्यूटेशन। अच्छा, वो म्यूटेशन को हम जस्ट एक टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, कीमो देने का जरूरत नहीं था, बिकॉज वो कीमो के लिए फिट भी नहीं था, उस स्थिति में आया था कि बहुत डिग्रेड हो चुका था उनका हेल्थ। तो जब वो टैबलेट दिया था, शी लिव्ड फॉर गुड 1.5 years। मेरा बोलने का मकसद यही था कि यदि ये ट्रीटमेंट उनको पहले मिल जाता तो उनका लाइफ स्पैन और भी लंबी होती। बिल्कुल। तो इस 1.5 year में वो अपने आप चला था, अपना बेटी को स्कूल पे लेके गया था। एंड 4th स्टेज में हर एक टैबलेट का एक लिमिटेशन होता है। अच्छा, ये पूरा जिंदगी के लिए काम नहीं करेगा, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स के लिए काम करता है, बट वो ग्रेजुअली वो स्पैन इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यूअर डेवलपमेंट। सर और एक हम लोग को स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि कैंसर उन्हीं को होता है जिनके फैमिली हेरिडिटी में किसी ना किसी को कैंसर हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर का बात लेते हैं तो कुछ ही कैंसर्स होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, और उस कैंसर्स में भी ओनली अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कैंसर्स होता है जो एक जनरेशन से, जैसे मदर फादर को है तो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है।
तो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर हम बात करते हैं, तो उसमें से 10 to 15% ऑफ कैंसर ही है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो किसी को भी कैंसर 50 ईयर्स के नीचे हो रहे हैं तो उनको लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है कि जर्म लाइन टेस्टिंग बोल के। अच्छा। तो जर्म लाइन टेस्टिंग का मतलब हम ट्यूमर का टेस्टिंग नहीं करते हैं, उनका बॉडी का कोई भी सेल बेस टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लड सैंपल भेजते हैं हम जो भेजते हैं IIT मॉलिक्यूलर लैब है गुवाहाटी का, अच्छा। वहाँ भेजते हैं। उसमें वो लोग सीक्वेंसिंग करके बताता है कि स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन म्यूटेशंस है या नहीं। सपोज वो उनमें पॉजिटिव है तो उनका पूरा फैमिली को चेक करना पड़ेगा। अच्छा। तो वही कैंसर है जो यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है। तो बाकी 85% ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर है ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। इसका मतलब है कि उनका बेटा बेटियों को उतना ही रिस्क है जो नॉर्मल पॉपुलेशन जैसा। सर इसी के बीच मुझे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन, राइट? हैव यू कम अक्रॉस एनी सच केस वेयर अ प्रेग्नेंट वुमन हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर? Yeah. So And how, what are the risk factors of the child then? so that's a very complicated scenario, not very uncommon. हमारे पास 3 साल में 3 लोग आए थे जो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर था। One of the most common cancer is breast cancer, cervix cancer during pregnancy. And उसमें मेन चैलेंज ये होता है कि आप प्रेगनेंसी में CT स्कैन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक्सरे भी बहुत सोच के करना पड़ता है, शील्डिंग करके ये सब। तो उनको MRI या कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा जिसमें रेडिएशन नहीं होगा। अच्छा। बच्चा का एक्सपोजर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी किस स्टेज में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा फिजिसिस्ट को भी मिसकंसेप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक देयर इज वन लेडी हु वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर इन प्रेगनेंसी। उनको ट्यूमर बहुत ही छोटा स्टेज में था। तो आइडियली हम सेकंड ट्राइमेस्टर में इवन व्हेन द फीटस इज इनसाइड वी गिव कीमोथेरेपी दे सकते हैं। एंड दिस इज एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस। So there are no risk in on the child. बहुत ही कम रिस्क होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता है बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब ऑर्गन फॉर्म होता है। तो उस समय में सेलुलर रेप्लिकेशन ज्यादा होता है। तो कैंसर क्या करते हैं, कैंसर में सेल्स ज्यादा डिवीजन होता है। जब बच्चा पैदा हो रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा सेलुलर डिवीजन होता है। तो हम कीमो दिया तो बच्चा का भी ग्रोथ हिंडर हो जाएगा। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑलरेडी ऑर्गेनोजेनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तब दे सकते हैं। बट उस औरत को कोई कोलिग बोला था कि कोलिग डॉक्टर ने बोला कि कीमो नहीं दे सकते, तो उनको नहीं दे पाया बिकॉज अल्टीमेटली उनको कन्विंस करना मुश्किल था। बट बाय द टाइम शी कंप्लीटेड प्रेगनेंसी ये बीमारी बढ़ गया था, स्टेज 4 हो गया था। And the child was perfect, okay? Child was okay, but मदर सकोमोटो डिसीज बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेज 4 में फैल गया था। तो ये मिसकंसेप्शंस कई लोगों का खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट 5 to 10% ऑफ केसेस में आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस बहुत सारा ग्रे जोन्स होता है, उसमें हम इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हैं। वी सिट इन द ट्यूमर बोर्ड, वी डिस्कस विद इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो एक ही डिसीज को एक ही फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी इन ब्रेस्ट कैंसर इन प्रेगनेंसी, इसी के ऊपर एक प्रोफेसर काम करते हैं। ही सीज ओनली दिस सॉर्ट ऑफ केसेस। ही इज इन स्पेन, डॉक्टर लैमर्टो। तो कभी भी ऐसा डाउट्स होता है तो उनको मेल करके पूछता है कि कैसे ये करना चाहिए। बहुत ही रेयर सिनेरियोस। तो जब मुझे नहीं पता है वी नीड टू आस्क, बिकॉज माई पेशेंट को ये बोलने का मतलब है कि जब कैंसर के बारे में आपको नहीं पता है आप उनको नहीं बताना चाहिए। आप बोलेगा कि ये ठीक ही नहीं होगा, तब पेशेंट को तो बहुत एंग्जाइटी हो जाता है, बहुत बार वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेता। Sir, you told us about the recent trends that happened in diagnosis of cancer, sir. Treatments में भी तो बहुत innovation आए होंगे। ट्रीटमेंट में बहुत सारा नया चीज आए थे। इनफैक्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो मेनली ट्रीटमेंट के बारे में। आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले कीमोथेरेपी जब होता था हर एक बेड के पास बहुत बड़ा बाउल रखता था, बाउल वॉमिटिंग करने के लिए।
अच्छा। बिकॉज कीमो से वही डर था, तो कि बहुत सारा वॉमिटिंग हो जाता है कीमो लेते ही करके। बट अभी आप हमारा वार्ड में आप भी आए थे, कभी कहीं भी आप वॉमिटिंग बॉल नहीं देखा है। इसका रीज़न है कि जो कीमो के पहले हम प्री मेडिकेशन देते हैं, उसमें कुछ तरह का नया ड्रग्स डेवलप हुआ है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ वॉमिटिंग और नाजिया कंट्रोल हो जाता है। तो पेशेंट को ये फील भी नहीं होता है कि हम कीमोथेरेपी लिया है करके। तो एक्सेप्ट फॉर फ्यू चेंजेस इन द टेस्ट, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ कीमो ऑल्सो। तो कुछ कुछ कीमो में बिल्कुल नहीं पता चलता है। एक कीमोथेरेपी बारे में। सेकंड, टारगेटेड थेरेपी से जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस आने से हम टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं। इसको बोलते हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स ओके, एंड अ लॉन्ग टर्म। सो TKIs शॉर्टली बोलते हैं। TKIs का मतलब ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इनफैक्ट आप सोनितपुर में देखा तो लंग कैंसर में देयर आर 5 to 6 पेशेंट्स जो एक टैबलेट लेके, जस्ट लाइक डायबिटीज के लिए जैसे टैबलेट लेता है वैसे एक टैबलेट लेके एवरी डे कई साल निकल चुके हैं। इनफैक्ट वो कौन से स्टेज में डायग्नोस हुए थे तो? स्टेज 4 ओके। स्टेज 4 में। तो फॉर एग्जांपल एक औरत है जिनका ऑलरेडी ब्रेन में बीमारी पहुंच गया है। तो सपोज ये म्यूटेशन नहीं होता है उनमें, हम NGS करके वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है, तो ओनली कीमोथेरेपी से द एवरेज लाइफ स्पैन इज 7 to 9 months 50% ऑफ पेशेंट्स का। बट ये टैबलेट, एक ही टैबलेट से लगभग अभी तक 3 साल हो गया है एंड शी इज डूइंग फाइन। वो अपना पूरा काम करता है सुबह से शाम तक, बट डेली एक टैबलेट लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का कैंसर है, क्या म्यूटेशन है। पहले जैसा नहीं था कि कैंसर बोलने से लाइफ खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड है ब्रेस्ट कैंसर में हम डेवलपमेंट्स देखा तो ब्रेस्ट कैंसर में मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हार्मोन पॉजिटिव होता है। मतलब एक टेस्ट करते हैं बायोप्सी के ऊपर जिससे हमको बीमारी का नेचर पता चलता है। तो उसमें हम डिजिग्नेट करता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये HER2 पॉजिटिव है करके। 3 मेजर ग्रुप्स होता है ब्रेस्ट कैंसर में फिजिशियन के लिए। तो जब हार्मोन पॉजिटिव होता है वी कैन जस्ट गिव सम सॉर्ट ऑफ टैबलेट्स, उसको CDK4/6 इनहिबिटर्स बोलते हैं। आप ये बिलीव नहीं कर पाओगे, पहले ये ट्रीटमेंट 1 to 1.5 लाख होता था एक महीने के लिए ट्रीटमेंट। अभी इसका इंडियन वर्जन ऑफ इंडियन जेनरिक्स आया है जो 4-5 हज़ार में मिलता है। वंडरफुल। तो जो आयुष्मान में भी हम ये दे सकते थे अभी। अच्छा, हाँ। तो जो टी गार्डन में इंटीरियर एरिया में काम भी कर रहा है, शी टेक्स द टैबलेट्स और अब डेली काम भी करता है और महीने में एक बार आके दिखाते थे। तो these are sort of revolutions in oncology. In the same way, जो तीसरा सबसेट है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, मैंने बोला था वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इसमें एक नया ड्रग आया था which is called pertuzumab. It is one of the most recent drug for that particular category of cancer. इसके आगे भी बहुत सारे ड्रग्स है जो इंडिया में अभी मार्केट नहीं हुआ है। तो अभी जो इंडिया में अवेलेबल है इट कॉल्ड pertuzumab. ये pertuzumab ड्रग बहुत ही कॉस्टली है, लाइक बिकॉज कोई भी नया इनोवेशन आता है एक ही कंपनी प्रोड्यूस करते हैं पूरा दुनिया में एंड बहुत कॉस्टली होता है। अच्छा। तो सोनितपुर में एक ऐसा पेशेंट आया तो हमारा हॉस्पिटल में, देन वी रोट टू द कंपनी एंड दे गिव द असिस्टेंस। तो एक एक डोज 5.65 lakhs होता है ये। तो उनका ट्यूमर 10 सेंटीमीटर था, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर्स में आ गया है। अभी शी विल गो फॉर सर्जरी। तो ऑल्दो ट्रीटमेंट 30 lakhs शी इज गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ग्रेजुअली ये ड्रग्स का कॉस्ट कम हो जाता है जब टाइम के हिसाब से। तो इस डिस्कशन में मैं प्राइस को थोड़ा बगल में रख रहा हूँ, ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट इनोवेशन दीज आर लैंडमार्क्स। क्योंकि जैसे पहले ड्रग बताया था CDK4/6 इनहिबिटर, वो भी 1.5 लाख था, बट अभी 3-4 thousand में आ रहे। तो टाइम के हिसाब से ये सब जब इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करने लगेगा ये कम हो, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। And this is one thing. Coming to the breast cancer, सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी आप पूछेगा तो there is something called as CAR T cells. CAR T cells. CAR-T. CAR T cells. वो क्या होता है सर?
सो CAR T सेल्स का मतलब है कि एक तरह का नया इम्यूनोथेरेपी है जो हमारा बॉडी में स्पेसिफिकली ट्यूमर के खिलाफ काम करता है. अच्छा. तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? दिस इज ऑल्सो ए न्यू रिवोल्यूशन इन ऑन्कोलॉजी. जब भी कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि कुछ सेल्स में जब DNA चेंजेस आता है तो वो कैंसर्स में बदल सकता है. स्टेज में जा सकता है. आप आज बाहर जाके आया है तो जब आप सन एक्सपोजर होता है तो लगभग एक दिन में 10,000 DNA चेंजेस होता है ओके. सन की वजह से. एंड उसमें से एक या दो कैंसर चेंजेस भी हो सकता है. हम सब में होता है, लेकिन कैंसर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी ऐसा सेल में ऐसा कैंसर चेंजेस होता है, इमीडिएटली हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको मार देता है. अच्छा. इसको बोलता है इम्यून सर्वेलेंस. हमारा टी सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसमें टी सेल्स, बी सेल्स होता है. ये टी सेल्स घूमता रहता है बॉडी में और कोई भी यहाँ चेंज दिख गया तो उसको मार देता है. अच्छा. तो आपको ये डाउट आ सकता है कि जब ये टी सेल्स है तो कैंसर क्यों आ रहे हैं? जी. तो कैंसर जैसे हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हाँ. इतना सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होने से भी टेररिस्ट है, स्लीपर सेल्स है. इन द सेम वे कैंसर भी एक स्लीपर सेल जैसा है. वो क्या करता है, जो टी सेल हमारा नॉर्मल सेल को अटैक नहीं करने के लिए हमारा सेल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो टी सेल को दिखाता है. जब भी टी सेल आता है वो आईडी कार्ड दिखाता है. कैंसर सेल भी फॉल्स आईडी कार्ड दिखाता है. ओके. उस आईडी कार्ड के वजह से ये टी सेल उसको अटैक नहीं कर पाते हैं और वो ग्रो होता रहता है टी सेल्स होते हुए भी. तो टी सेल है, बगल में ही ट्यूमर ग्रो हो रहे हैं. तो जो इम्यूनोथेरेपी है अभी तक हम हमारा हॉस्पिटल में भी यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चेक पॉइंट इनिबिटर. तो ये जो आईडी कार्ड है, दिस इज कॉल्ड चेक पॉइंट. अच्छा. इस चेक पॉइंट को इनिबिट करता है ये न्यू ड्रग. हम जो न्यू ड्रग देते हैं उसको इनिबिट करते हैं, तब टी सेल इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है और अटैक करके मार देता है. दिस इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी. ओके. अभी इस इम्यूनोथेरेपी यहाँ भी अवेलेबल है, हमारा पास लगभग 20 पेशेंट्स है. इसी में एक नया तरीके का इम्यूनोथेरेपी है, उसको बोलते हैं CAR T सेल्स. अच्छा. CAR T सेल्स का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. लो फर्स्ट. ऑलरेडी टी सेल्स है जो ट्यूमर के बगल में है बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे. तो ये जो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स मैंने बताया था, इसके बावजूद भी कई सारा पेशेंट्स में बीमारी बढ़ता रहता है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी ये टी सेल को निकाला था और ट्यूमर में भी कुछ पार्ट को निकाला था. ट्यूमर स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होता है उसके खिलाफ ये टी सेल्स को प्राइम करते हैं, मतलब टी सेल को इंजीनियर करते हैं. ओके. जैसे हम सेलुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग बात करते हैं, इस टी सेल के ऊपर कुछ ऐसा इंसर्ट करते हैं प्रोटीन को बाय डूइंग वायरल इन्फेक्शंस एंड ऑल टू द टी सेल्स कि वो ट्यूमर दिखते ही उसको मार देता है, स्पेसिफिकली ओनली ट्यूमर को. ओके. तो किसी को कैंसर है, उसका बॉडी से कुछ ब्लड लिया, उससे टी सेल्स को सेपरेट किया, अभी टी सेल्स को इंजीनियर किया एंड नाउ ए नॉर्मल पर्सन हैज बिकम लाइक ए कमांडो. वो टी सेल स्पेसिफिकली ट्यूमर को मारने के लिए तैयार है. अभी इस टी सेल्स को दोबारा इंजेक्शन किया, अभी वो टी सेल्स जाके ट्यूमर को मार देता है. इसलिए इसको बोलता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल. मतलब ये टी सेल के ऊपर एक काइमेरा होता है प्रोटीन जो आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया है. दिस इज मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ. ये ब्लड कैंसर्स में ट्राई किया गया था एंड ये इसका ऑलरेडी यूएस में ये अप्रूव्ड है. इसका कॉस्ट होता है लगभग 2.5 करोड़. ये सारे ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल हैं? हाँ, यूएस में पहले अवेलेबल था, वो 2.5 करोड़ था. बट आप सोचिए कि इंडिया में कितने लोग एक ट्रीटमेंट के लिए 2.5 करोड़ दे पाएगा, व्हिच इज इम्पॉसिबल. तो आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मिलके एक इंडियन वर्जन ऑफ CAR T सेल्स को लेके आया था. अच्छा. जो कुछ लैब्स में ही काम हो जाता है. ओके. तो अभी वो भी ब्लड सेल्स का ट्रायल्स हुआ था, अच्छा रिपोर्ट्स आ रहे. तो होपफुली CAR T सेल्स कई सारा रेसिस्टेंट कैंसर्स में भी काम करेगा. So sir, I should congratulate all the researchers. In fact, I take this platform to express all my gratitude
to all the researchers and doctors like you जो दिन रात काम कर रहे हैं to save lives. It is a appreciable step that you people are taking in saving lives. So thank you so much. So sir, are there any specific environmental factors that we need to take care of, or any lifestyle habits that we need to adopt ताकि we can prevent cancer? कुछ ऐसे. So कैंसर का प्रिवेंशन का जब हम बात करते हैं, जब तक कैंसर हमारा सेल्स में डीएनए है, जिंदा सेल है, तब तक कैंसर का रिस्क रहता है. इट इज लाइक रोड्स एंड एक्सीडेंट्स. आप कितना भी अच्छा रोड्स बनाए, कितना भी डेवलप करे, कितना भी 6 लेन 12 लेन भी बनाए, फिर भी एक्सीडेंट होने का चांस है. द सेम वे, जब तक सेल्स में डीएनए है, हम जिंदा है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है. इनफैक्ट एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स. तो जितना लंबा हम जीते हैं, उतना कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. इट इज द मोस्ट परमानेंट, बिकॉज जैसे सेल्स ओल्ड हो जाता है, तो सेल्स में डीएनए का रिपेयर करने का एक कैपेसिटी कम हो जाता है. देन देयर इज अ मोर चांस ऑफ डीएनए एरर्स. जैसे मैंने पहले बताया कि हम सन में जाते हैं, डीएनए डैमेज होता है, फिर भी कैंसर नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी रोबस्ट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स. ये धीरे धीरे एज के हिसाब से कम हो जाता है. तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. तो दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स. तो हमारे हाथ में क्या है जो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो अगेन कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल ऑफ सोसाइटी में टेररिस्ट या कोई भी अबनॉर्मल पीपल क्यों पैदा होता है? व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस. उनको हम कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी को हम ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है. इन द सेम वे, हम शरीर में कोई भी ऐसा चीज़ लेते हैं जो हमको क्रोनिकली इरिटेट करता है, कोई ऑर्गन को या पार्ट को. फॉर एग्जांपल, कोई हम स्मोक कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो हमारा ब्रेन पे एक ऐसा एंडोर्फिन्स डोपामिन क्रिएट करता है कि जिससे हम रूटीनली वो डेली लेते हैं. बट एट द सेम टाइम उसका स्मोक जो है वो लंग्स में जाके लंग्स का सेल्स को इरिटेट करता रहता है, जिसके नतीजे हमको इमीडिएटली पता नहीं चलता है. इन द सेम वे, हम बिटल नट चू कर रहे हैं. बिटल नट हम पूजा में भी रखते हैं जी. वो जब पूजा करते हैं, हफ्ते में आप एक बार लेते हैं, दैट विल कॉज सो मच ऑफ गुड हेल्थ. ओके. ओरल कैविटी के लिए भी अच्छा है. बट जब ये आप बहुत ज़्यादा लोगे, डेली बेसिस पे लोगे, वो वहाँ क्रोनिक इरिटेशन भी हो जाता है. एंड जब भी एक ही ऑर्गन को, एक ही सेल को क्रोनिकली इरिटेशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, इसी की वजह से होता है. एंड बिटल नट से यूसोफेगल कैंसर होता है, जो असम में पर्टिकुलरली तेजपुर में बहुत कॉमन है. एंड इन द अदर एग्जांपल है कि जो गैस्ट्राइटिस होता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस होके यूसोफेगस में कुछ तरह का चेंजेस आ जाता है, उसमें ऐसे ही इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन में कैंसर आता है. अदर एग्जांपल इज गॉल स्टोन्स में कैंसर क्यों होता है? बिकॉज स्टोन्स उस टिश्यू को कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता रहता है, और उसका इरिटेशन की वजह से उस सेल्स में चेंजेस आता है, और चेंजेस होते होते हुए उसमें कैंसर बदलाव होता है. ओके सर. सो सर, ये तो आप एडल्ट्स के बारे में बोले. वी ऑल्सो हियर ऑफ केसेस जहाँ बच्चों को कैंसर डायग्नोस होता है. वो कैसे होता है? क्योंकि बच्चे तो बिटल नट भी नहीं लेते हैं, स्मोक भी नहीं करते हैं. तो इसका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. बच्चों में तो कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर्स का रोल बहुत कम होता है करके अभी तक सोचता था. अच्छा. कि जेनेटिक फैक्टर से ही बच्चों का कैंसर होता है करके. बट रिसेंटली ये देखा गया है कि जो बच्चा बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में बड़ा होता है फर्स्ट 5 years में, ओके, कि उनको एक बार भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, कभी भी मिट्टी में नहीं खेला, एंड बहुत ही साफ सुथरा बिल्डिंग में वो बड़ा हुआ, एसी रूम में ही बैठा, और ऐसे ही स्कूल में ही गया, कभी प्लेग्राउंड में खेला ही नहीं. तो उनका क्या होता है, इसमें देखा गया कि इस तरह का बच्चों में जो ऐसा बड़ा होता है, उनका एलर्जीज और कुछ तरह का ब्लड कैंसर्स भी ज़्यादा होने का चांस. क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होता है, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, इम्यूनिटी नहीं होने का कारण नहीं है. फर्स्ट 5 years में इम्यून स्टिमुलेशन इम्पोर्टेंट होता है. मतलब हमारा इम्यून सिस्टम को सीखने का मौका होता है फर्स्ट 5 years में. अच्छा. तो बच्चा जब मिट्टी में खेलता है बिना चप्पल का, बिना शूज़ का, और मिट्टी से एक्सपोजर होता है, उसमें कई सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, और जो कभी कभी मुंह में जाता है, नाक में जाता है, दे विल हैव माइल्ड इन्फेक्शंस, माइल्ड फीवर्स. बट
उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है स्ट्रॉन्ग भी होता और है। माइल्ड इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि एक इन्फेक्शन कैसे होता है, क्या होता है। एक इन्फेक्शन भी नहीं होके सीधा 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो इम्यून सिस्टम एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है और ये हाइपर एक्टिवनेस से जो नॉर्मल सेल्स होता है उसका भी डैमेज होता है, उसी के नाते एलर्जीज हो सकता है और कुछ तरह का ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ओके। इनफैक्ट आप कोविड के टाइम पे देख सकते थे कि कोविड वायरस इन्फेक्शन 2 लोगों को या 10 लोगों को होने से उसमें 1 या 2 आईसीयू में जाते थे, बाकी लोग नॉर्मल होते थे। ये वायरस का अलग अलग नहीं है बिहेवियर, हमारे इम्यून सिस्टम का अलग बिहेवियर। तभी उन लोगों को इम्यून हाइपर एक्टिविटीज की वजह से लंग का डैमेज होता था, जिसके वजह से वो वेंटिलेटर पे जाना पड़ता था। तो इन द सेम वे हमारा इम्यून सिस्टम एक एजुकेशन होता है फर्स्ट 5 इयर्स में कि किस तरह के एनवायरनमेंट में हम बड़ा हो रहे हैं। इसलिए बच्चे मिट्टी में खेलना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पर्सनल हाइजीन नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, ऐसा पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, बट एनवायरनमेंट से हम एक्सपोज होना जरूरी है। सन पे जाना है, मिट्टी में खेलना है, पानी को छूना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। सो सर कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ पे, डेली लाइफ पे, सो प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कैंसर? प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा पुराने जमाने में लोग फॉलो करता था कि अच्छे से सोना 8 घंटा अच्छा। और खाना पहले खाना, जिससे हमारा सर्केडियन रिदम मेंटेन होता है। ये भी देखा गया है कि जो सन के साथ हमारा शेड्यूल करने से, हमारा वर्क शेड्यूल करने से बहुत सारा बीमारियां नहीं होते, नॉट ओनली कैंसर, इवन मेटाबॉलिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ तरह का अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो ये सब सर्केडियन रिदम के हिसाब से भी होता है, तो दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो रूटीन नहीं है, तंबाकू, स्मोकिंग, अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल, ये सब। तो अब ये पूछ सकते हैं कि अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं लेना है क्या? नो, ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन। एक इम्पोर्टेंट कहावत होता था, कैंसर सब बुक्स में लिखा था कि एनीथिंग इन एक्सेस कैन कॉज कैंसर। तो आप जब मॉडरेट लाइफस्टाइल होता है, एक्सट्रीम में नहीं जाते हैं जी, तो कैंसर होने का रिस्क कम होता है। आप मतलब 6 पैक मेंटेन करना सबको पॉसिबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी मॉर्बिडली ओबेस। दोनों के बीच में आप मॉडरेटली मिनिमम एक्सरसाइज करते हुए, मूवमेंट करते हुए, जो हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखने से मेजॉरिटी ऑफ कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। इट इज लाइक फॉलोइंग रूल्स ऑन ए हाईवे। तो हम रूल फॉलो करने से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन चांस कम होता है। बट जो रोड्स पे फीड्स कर रहे हैं उनका चांस ज़्यादा होता है एक्सीडेंट होने का। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे से ज़्यादा स्मोकिंग वो किया था लेकिन कैंसर तो मेरे हुआ है। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन इम्यून सिस्टम। तो अपना इम्यून सिस्टम को टेस्ट नहीं करना है कि मैं स्मोकिंग करके देखता हूँ उससे ज़्यादा मेरे को कैंसर होगा, तो ऐसा टेस्ट नहीं करना है। सर आप तो डेली बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत पेशेंट से मिलते हो, सो आई एम श्योर इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कि उनको कन्वे करना वो मैसेज कि उनके पास इतना टाइम है या उनको इस स्टेज पे कैंसर डायग्नोस हुआ है। सो हाउ डू यू डील विद द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज? कैंसर डायग्नोस से ज़्यादा सबसे मुश्किल पार्ट तो यही है कैंसर बताना। इनफैक्ट जब ये कैंसर की बात आते हैं, फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस में बताना सबसे मुश्किल है कि बहुत बार कैंसर पेशेंट्स ऐसा आता है कि उस हॉस्पिटल में जाओ करके भेजा जाता है, उनको पता भी नहीं होता है कि कैंसर है या नहीं, तो वो डाउट से आता है। जब कंफर्मेशन होता है, एक पूरा फैमिली हिल जाते हैं, तो वो न्यूज़ बहुत ही केयरफुली देना होता है, स्लोली देना होता है। इनफैक्ट हार्ट डिसीज को कोई भी फैमिली और पर्सन इजीली एक्सेप्ट करता है। कुछ तरह का हार्ट डिसीजेस है, फॉर एग्जांपल देयर इज कंडीशन कॉल्ड आयोटिक स्टेनोसिस, सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस, जिसका होते हुए विदाउट ट्रीटमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 6 months। बट जिस कैंसर, सपोज ब्रेस्ट कैंसर अर्ली भी डायग्नोज होता है, उससे ज़्यादा डरते हैं लोग कंपेयर टू दिस हार्ट डिसीज। का रीज़न वही है कि कैंसर एक सोशल डिसीज है और एक मेंटल डिसीज है, राइट, कंपेयर टू फिजिकल डिसीज। तो बहुत सारा कैंसर्स जब अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है क्यूर कर सकता है।
लेकिन जो फिजिकल चैलेंजेस उससे ज्यादा मेंटल चैलेंजेस के पास होते बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट सब लोग करते हैं, रिक्शा वाला भी करता है, अब टुमटुम में बैठा तो टुमटुम वाला भी बोलेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हैं। वो एक सोशल डिसीज है, बिकॉज आप ये मत करो वो मत करो। जी कई सारा पेशेंट्स का इतना दिक्कत होता है कि वो क्या करना है कंफ्यूज हो जाता है कि सब लोग, कोई रिलेटिव्स आता है, अच्छा कैंसर डायग्नोज हुआ, ब्रिंजल मत खाना, अंडा मत खाना, चिकन मत खाना, बहुत तो एडवाइस पेशेंट क्या खाएगा? तो फ्री एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करना है। बिल्कुल। और सर वंस पेशेंट्स ट्रीट हो जाए तो वो सर्वाइवर्स को फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में रीइंस्टेट करने के लिए बोथ फिजिकली एंड मेंटली आप क्या करते हो सर? जी, तो कैंसर का ट्रीटमेंट हार्श होता है। अगेन कमिंग बैक टू दैट सोसाइटी एग्जांपल, आप किसी भी टेररिस्ट एक स्लीपर सेल को मारने के लिए जब आप कमांडोज को यूज करते हैं या गन पावर को यूज करते हैं तो कोलेटरल डैमेज होता है, राइट? बगल का हाउस भी डैमेज होता है, नॉर्मल सिविलियंस को भी इंजोर हो सकते हैं। इन द सेम वे बॉडी में भी आप कैंसर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल सेल भी जरूर इफेक्ट होगा। देयर विल बी वेरी फ्यू ट्रीटमेंट्स जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, जैसे टारगेटेड थेरेपीज कुछ तरह का ठीक है जिसमें साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट्स में, तो उस पर्टिकुलरली कीमो सिस्टमिक ट्रीटमेंट्स में ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा सोशली स्टिग्मेटस साइड इफेक्ट्स है हेयर लॉस। हाँ ये तो बहुत होता है। तो हम ये भी देखा कि बहुत सारा पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता है जब हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बीमारी बढ़ सकती है। दैट इज द रीजन वी हैव स्टार्टेड कॉल प्रोजेक्ट सौंदर्या, जिसमें ये विक्स दिया जाता है ताकि दे कैन वेयर एंड कम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कैंसर का डायग्नोस के साथ उनका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स सब ध्यान में रख सब भी ध्यान में रखना होता है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब तेजपुर जैसा आप एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे, मेरा डिस्कशन अलग होगा कंपेयर टू व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। रीजन अलग है बिकॉज वहाँ बहुत सारा लोगों को इंश्योरेंस होता है, पेमेंट कैपेसिटी अलग होता है। यहाँ बिकॉज यहाँ पीपल बहुत दूर से आता है, उनका कई सारा अदर इश्यूज होता है कि जो डिस्कस करके बिना भेजने से उनको दिक्कत होता है, तो ये सब भी कंसिडर करना पड़ता है, जिससे ऑन्कोलॉजिस्ट को भी मेंटल ट्रॉमा होता है। जब किसी को आप एक चीज़ बता रहे कि अरे आपको कैंसर हुआ, ये क्योर नहीं हो सकता है, लेट स्टेज 4 है, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, आपके मन में भी वो इम्पैक्ट होता है, एंड स्लोली 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 आपके पर्सनालिटी में भी चेंज आना शुरू होता है जी। तो इसलिए ऑन्कोलॉजिस्ट का बर्नआउट भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस, एंड दैट इज द रीजन कई सारा लोग ऑन्कोलॉजी में एंटर होना नहीं चाहते। Yes, sir. So, sir, we'll quickly wrap up this session, sir. एकदम लास्ट में आप क्या बताना चाहोगे अपना हमारे व्यूअर्स को अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा कुछ अगर बता दें? तो कभी भी कैंसर डिस्कशन आया तो उसको एस्केप नहीं करना है, उसके किसी चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है। सेकेंड, प्रिवेंशन तभी कर सकते हैं जब हमारा जो डिस्कस किया है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब मॉडरेशन में करने से, या स्मोक टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करने से, ए लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, हेल्दी स्लीप, ये भी बहुत हेल्प करता है। कमिंग टू द प्रिवेंशन, कुछ कुछ कैंसर्स हैं जो हम कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब इंडिया में देखा तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्विक्स कैंसर वुमेन में, जो सबसे ज़्यादा वुमेन मरते हैं सर्विक्स कैंसर से। उसको 99% हम प्रिवेंट कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग फ्यू वैक्सीन। कोविड के लिए हम वैक्सीन कंप्लीट किया था, हम भी ये डोज चाहिए बट हमको कैंसर, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, जो अभी इंडियन वर्जन भी अवेलेबल है, सीरम इंस्टीट्यूट ने जो मैन्युफैक्चर किया है, वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। वो 2 डोसेस लेने से मोर देन 98% ऑफ एफिकेसी होता है, कैंसर होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। अभी के लिए ये 9 to 16 ईयर्स ऑफ गर्ल चाइल्ड्स में वैक्सीन लेना चाहिए। तो दिस इज आई वांट टू एंड दिस डिस्कशन विथ मैसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जो कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। Thank you so much, sir. Thank you for giving us your time from your busy schedule. And I also again take this opportunity to thank all the researchers and doctors around the world who are working day and night
to save our lives. Thank you so much. अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते शायद. Thank you so much, sir. This was all for today, and for further updates of the town, keep following Tejpur Buzz.